हर किसी की जिंदगी में मुझे लगता है वो एक पल आता है जब आप नहा के उठते हैं और ड्रेन को देखते हैं। हाँ। या शायद सुबह तकिए पर नजर पड़ती है हाँ। और मन में बस एक ही सवाल आता है, क्या क्या ये नॉर्मल है? बिल्कुल। आज हमारे पास जो सामग्री है वो इसी एक सवाल की चीर फाड़ करती है। हाँ। और वो बताती है कि ये डर दो तरह का हो सकता है, एक जिसे हम हेयर फॉल कहते हैं हाँ। और दूसरा जिसे हेयर थिनिंग कहा जाता है। हम अक्सर इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, पर आज हम इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं। हाँ, और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगी। हमारा मकसद सिर्फ इन दोनों को पहचानना नहीं है, बल्कि उस डर को कम करना भी है जो बालों के गुच्छे को देखकर होता है। सही कहा। क्योंकि जैसा कि हमारी रिसर्च बताती है, हर बाल झड़ना बुरा नहीं होता। हाँ। आज हम समझेंगे कि कौन सा बाल झड़ना एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और कब हमें सच में ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल सही। सही जानकारी सही एक्शन की तरफ पहला कदम है। एग्जैक्टली। तो चलिए सबसे पहले उस स्थिति की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा पैनिक पैदा करती है, हेयर फॉल। जब अचानक आपको कंघी में, शावर में या अपने कपड़ों पर पहले से कहीं ज्यादा बाल दिखने लगते हैं, ये एक अलार्म बजने जैसा है। सही कहा, ये एक अलार्म ही है। और इस अलार्म को समझने के लिए हमारी सामग्री में एक बहुत दिलचस्प सुराग दिया गया है। सुराग? कैसा सुराग? अगर आप उस गिरे हुए बाल को ध्यान से देखें तो कई बार उसके सिरे पर एक छोटा सा सफेद बल्ब जैसा दिखता है। इसे टिलोजन हेयर कहते हैं। एक मिनट, तो मतलब अगर मैं कंघी में गिरे बाल को ध्यान से देखूं तो उस बाल की कहानी पता चल सकती है। ये जो सफेद बल्ब वाली बात है, ये तो एक तरह का सुराग है ना? बिल्कुल। वो सफेद बल्ब दरअसल एक साइन है कि बाल ने अपना पूरा जीवन चक्र पूरा कर लिया है। ये कोई टूटा हुआ बाल नहीं, बल्कि रिटायर्ड हुआ बाल है। रिटायर हुआ बाल? हाँ, हमारे बालों का एक साइकिल होता है, ग्रोथ फेज, ट्रांजिशन फेज और फिर रेस्टिंग फेज, जिसे टीलोजन कहते हैं। इस रेस्टिंग फेज के बाद बाल स्वाभाविक रूप से झड़ जाता है ताकि उसकी जगह नया बाल आ सके। अच्छा। चिंता तब होती है जब बहुत सारे बाल एक साथ रिटायर होने लगते हैं। नॉर्मली दिन में 50 से 100 बालों का इस तरह झड़ना सामान्य है, लेकिन जब ये संख्या 150-200 पार कर जाए तो उसे हेयर फॉल कहते हैं। एक मिनट, मतलब बहुत सारे बालों का एक साथ रिटायर हो जाना, ये तो बड़ी अजीब बात है। ऐसा क्यों होता है? शरीर ऐसा क्यों करेगा? इसके पीछे की वजह बहुत दिलचस्प है। हमारी रिसर्च बताती है कि ऐसा अक्सर शरीर को लगे किसी बड़े शॉक या तनाव के कारण होता है। शॉक? जैसे कोई तेज बुखार, कोई बड़ी सर्जरी, अचानक वजन कम होना या बहुत ज्यादा मानसिक तनाव। जब शरीर किसी बड़े शारीरिक या मानसिक तनाव से गुजरता है तो वो एक तरह के सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड? बालों से इसका क्या लेना देना? देखिए, जब शरीर को लगता है कि वो किसी मुश्किल में है तो वो अपनी सारी ऊर्जा और पोषक तत्व अपने जरूरी अंगों जैसे दिल, दिमाग, फेफड़ों को बचाने में लगा देता है। ओके। बाल, नाखून जैसी चीजें उसकी प्राथमिकता सूची में बहुत नीचे चली जाती हैं। इसलिए शरीर एक साथ कई बालों के ग्रोथ साइकिल को रोककर उन्हें सीधे रेस्टिंग फेज यानी टीलोजन फेज में भेज देता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज जो बाल झड़ रहे हैं उसकी वजह शायद वो स्ट्रेसफुल प्रोजेक्ट हो जो मैंने 3 महीने पहले पूरा किया था, क्योंकि टेलोजन फेज तो कुछ महीने लंबा होता है। एकदम सही पकड़ा। यही सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है। जिस घटना ने बालों को शॉक दिया, उसके 2 से 3 महीने बाद ये बाल एक साथ झड़ना शुरू होते हैं। लोग अक्सर समझ नहीं पाते कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि वजह अतीत में छिपी होती है। लेकिन अच्छी खबर यह है, जैसा कि हमारी सामग्री में साफ लिखा है, कि इस तरह का हेयर फॉल अक्सर टेम्परेरी होता है, अस्थायी। हाँ, जैसे ही शरीर उस शॉक से उभरता है, बालों का साइकिल भी धीरे धीरे वापस पटरी पर आ जाता है। स्रोत कहता है कि ये अस्थायी होता है, लेकिन अस्थायी कितना लंबा? 1 महीना, 6 महीने? वो कौन सा पॉइंट है जब किसी को सोचना चाहिए कि अब ये अस्थायी नहीं रहा, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ये बहुत जरूरी सवाल है। आमतौर पर कारण हटने के 3 से 6 महीने के अंदर बालों का झड़ना सामान्य हो जाना चाहिए और नए बाल उगने शुरू हो जाने चाहिए। अगर 6 महीने बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं दिखता या बाल और ज्यादा पतले महसूस होने लगते हैं, तो ये एक संकेत है कि शायद मामला सिर्फ हेयर फॉल का नहीं है और अब किसी विशेषज्ञ से सलाह लेने का समय आ गया है। ठीक है, तो हेयर फॉल एक तरह का अचानक और तेज अलार्म है जो शरीर बचाता है। लेकिन क्या हो अगर कोई अलार्म ना बजे? मतलब? अगर बदलाव इतना धीमा हो कि आपको पता ही ना चले, बस एक दिन एहसास हो कि आपकी पोनीटेल पहले जैसी नहीं रही। यहीं पर हम हेयर थिनिंग की दुनिया में कदम रखते हैं। बिल्कुल, हेयर थिनिंग
एक खामोश चोर की तरह है। इसके संकेत बहुत धीरे धीरे आते हैं, जैसे बालों की मांग का चौड़ा दिखना या सिर के ऊपर की त्वचा का पहले से ज्यादा नजर आना। ये ऐसे बदलाव हैं जो शायद रोजाना नजर ना आए, लेकिन जब कोई 6 महीने पुरानी तस्वीर देखता है तो फर्क साफ पता चलता है। तो यहाँ फर्क सिर्फ बालों की संख्या का नहीं है? नहीं, यहाँ फर्क कहीं ज्यादा गहरा है। हेयर थिनिंग में 2 चीजें होती हैं। पहली, बालों का डायामीटर यानी उनकी मोटाई कम हो जाती है। अच्छा। और दूसरी, कुछ हेयर फॉलिकल्स मतलब जहां से बाल उगता है वो नए बाल बनाना ही बंद कर देते हैं। इस प्रक्रिया को मिनिएचराइजेशन कहते हैं, जहां फॉलिकल धीरे धीरे सिकुड़ जाता है और पहले की तरह मोटा और मजबूत बाल नहीं बना पाता। तो एक मिनट, इसे समझने के लिए कोई आसान तरीका है? इसे ऐसे समझिए, हेयर फॉल एक बगीचे से पत्तियां झड़ने जैसा है, जो पतझड़ में अचानक होता है और वसंत में वापस आ सकता है। ओके। लेकिन हेयर थिनिंग उस बगीचे की मिट्टी के बंजर होने जैसा है, जहां पौधे ही छोटे और कमजोर उगने लगते हैं। यह एक धीमी और ज्यादा चिंताजनक प्रक्रिया है। ये एनालॉजी तो बहुत पावरफुल है। तो इस मिट्टी के बंजर होने के पीछे क्या वजह है? हमारी सामग्री इस बारे में क्या कहती है? जब हम वजहों की पड़ताल करते हैं जो इस सामग्री में दी गई हैं, तो 3 बड़े खिलाड़ी सामने आते हैं: जेनेटिक्स, बढ़ती उम्र और कुछ खास हार्मोन्स के प्रति सेंसिटिविटी। ये वो कारण है जिन पर अक्सर हमारा ज्यादा नियंत्रण नहीं होता। लेकिन इसमें एक और वजह जोड़ी गई है जो सीधे तौर पर हमारे एक्शन से जुड़ी है: लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया हेयर फॉल। मतलब वो जो अचानक वाला अलार्म था, अगर हम उसे लगातार इग्नोर करते रहें तो वो इस धीमी और स्थायी समस्या में बदल सकता है। ये तो अपने आप में एक रेड फ्लैग है। बिल्कुल। इसे गणित से समझिए। मान लीजिए आपके सिर पर हर रोज 100 नए बाल उगते हैं, लेकिन किसी अंदरूनी वजह से, जैसे लगातार तनाव या पोषण की कमी से 150 बाल झड़ रहे हैं। तो आप हर रोज 50 बालों के घाटे में हैं। हाँ, 1 महीने में 1500 बाल, 1 साल में 18,000 बाल। समय के साथ ये घाटा इतना बढ़ जाता है कि बालों का घनत्व कम हो जाता है और स्कैल्प दिखने लगता है। वाओ! यही वो पॉइंट है जहां हेयर फॉल हेयर थिनिंग में बदल जाता है। तो जो चीज एक अस्थायी समस्या के तौर पर शुरू हुई थी, वो लापरवाही की वजह से एक स्थायी समस्या बन सकती है। चलिए, अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। एक तरफ है हेयर फॉल, जो शावर में एक पैनिक अटैक जैसा है, और दूसरी तरफ है हेयर थिनिंग, जो महीनों और सालों में धीरे धीरे होने वाला एक एहसास है। पहला अंतर है रफ्तार का। हेयर फॉल अचानक और तेज होता है, हेयर थिनिंग धीमी और क्रमिक होती है। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण अंतर है रिवर्सिबिलिटी का, यानी इसे ठीक किया जा सकता है या नहीं। हाँ, हेयर फॉल क्योंकि वो किसी खास वजह से होता है, इसलिए उस वजह को ठीक करते ही अक्सर रिवर्स हो जाता है। राइट। पोषण ठीक करें, तनाव कम करें और बाल वापस आ सकते हैं। लेकिन हेयर थिनिंग को सिर्फ शुरुआती स्टेज में ही कंट्रोल या धीमा किया जा सकता है। सिर्फ शुरुआती स्टेज में? हाँ, एक बार हेयर फॉलिकल पूरी तरह से सिकुड़कर बंद हो जाए तो उसे दोबारा सक्रिय करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। समय पर एक्शन लेना यहाँ बहुत जरूरी है। और आखिर में बात करते हैं रिस्क की। कौन सी स्थिति ज्यादा गंभीर है? हमारी रिसर्च के हिसाब से हेयर फॉल एक मॉडरेट रिस्क है, जो किसी और अंदरूनी समस्या का एक लक्षण हो सकता है। लेकिन हेयर थिनिंग को गंजेपन यानी बॉल्डनेस का शुरुआती संकेत माना गया है। ओह, तो यह सिर्फ एक कॉस्मेटिक समस्या नहीं बल्कि एक स्थायी बदलाव की ओर पहला कदम हो सकता है। सही निष्कर्ष। हेयर फॉल एक अलार्म है जो बताता है कि शरीर में अभी कुछ ठीक नहीं है, ध्यान दो। जबकि हेयर थिनिंग इस बात का नतीजा है कि शरीर में काफी समय से कुछ ठीक नहीं था और अब असर दिखने लगा है। ठीक है, ये सब समझना बहुत जरूरी था। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका समाधान क्या है? अगर किसी को ये संकेत दिख रहे हैं तो एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? हमारी सामग्री एक बहुत ही सीधा और सरल नियम बताती है जिसे हर कोई याद रख सकता है। क्या है वो नियम? 1. अगर बाल अचानक बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो पैनिक करने की बजाय जासूस बने। वजह खोजें। क्या हाल में कोई बीमारी हुई थी? क्या तनाव का स्तर बहुत ज्यादा है? वजह मिलते ही समाधान आसान हो जाता है। ओके, जासूस बने, पैनिक ना करें। और दूसरा? 2. और अगर बालों का वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है तो इंतजार ना करें, जल्दी एक्शन लें। ये ना सोचें कि अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि इस मामले में समय ही सबसे कीमती चीज है। एक्शन लेने की बात पर
रिसर्च में एक बहुत ही जाने माने इलाज का जिक्र है, मिनॉक्सिडिल। ये नाम मैंने बहुत सुना है। ये आखिर काम कैसे करता है? क्या ये कोई मैजिक पोशन है? मैजिक तो नहीं, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान काफी ठोस है। जैसा हमने पहले बात की थी, हमारे बालों का एक ग्रोथ साइकिल होता है। ग्रोथ फेज, ट्रांजिशन फेज और रेस्टिंग फेज। हेयर थिनिंग की प्रक्रिया में ये ग्रोथ फेज छोटा होता जाता है और रेस्टिंग फेज लंबा। बाल उगने से ज्यादा समय आराम करने में बिताने लगता है। मिनॉक्सिडिल इसी चक्र पर काम करता है। कैसे? मिनॉक्सिडिल एक तरह से हेयर फॉलिकल के लिए एक पर्सनल ट्रेनर की तरह काम करता है। ये फॉलिकल्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और उन्हें प्रेरित करता है कि वो ज्यादा देर तक ग्रोथ फेज में रहें। अच्छा। ये उस मिनिएचराइजेशन की प्रक्रिया को धीमा करता है और कुछ मामलों में उसे रिवर्स भी कर सकता है, जिससे पतले हो चुके बाल दोबारा मोटे और स्वस्थ उगने लगते हैं। लेकिन यहाँ भी वही बात लागू होती होगी। हाँ, कि जितनी जल्दी शुरू किया जाए उतने बेहतर परिणाम मिलते हैं। ये इस बात पर जोर देता है कि सही समय पर इलाज से बालों की डेंसिटी को बचाया जा सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये साफ है कि हमें सिर्फ बाथरूम की जाली में फंसे बालों की गिनती नहीं करनी है। बिल्कुल नहीं। उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये देखना है कि समय के साथ हमारी चोटी की मोटाई या बालों के ओवरऑल वॉल्यूम में क्या बदलाव आ रहा है। इन दोनों के बीच का अंतर जानना ही शायद पहली और सबसे बड़ी जीत है। बिल्कुल। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। हमने ये तो जान लिया कि हेयर फॉल और थिनिंग क्या है और क्यों होता है। हाँ। हमने मिनॉक्सिडिल जैसे इलाजों की भी बात की, जो एक तरह से आग लगने पर उसे बुझाने वाले फायर फाइटर्स की तरह हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आग लगने से रोकने के लिए क्या किया जाए। एग्जैक्टली। हमारे जीवन शैली और खानपान में ऐसे कौन से बदलाव हो सकते हैं जो बालों के ग्रोथ साइकिल को स्वस्थ रखने के लिए पहली रक्षा पंक्ति, मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करें। ये हमें इलाज से रोकथाम की ओर